मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, मोरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। तो अब कोहलबर्ग अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग ने क्या किया, नैतिकता। तो इसमें हम देखेंगे कि मोरलिटी क्या होती है। मोरलिटी जिसमें हमें सही या गलत की पहचान होती है, वह गुण जिसमें हमें सही गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश में ही नैतिक अनैतिक को जानता है। जैसे हमें कैसे हम पहचान के, जैसे लोग कहते हैं ना कि चोरी करना बुरी बात है, तो क्या होता है इसमें हमको सही या गलत की पहचान हो, हमको बताते हैं कि हाँ चोरी करना गलत बात है, किसी को मारना गलत बात है। तो यही मोरलिटी होती है, यही नैतिकता होती है। और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश में नैतिक अनैतिक को जानता है। बच्चा क्या होता है, अपने सामाजिक में अपने नात रिश्तेदार, अपने आस अपने घर से ही, घर, टीचर है, स्कूल में है, अपने पूरे मतलब वातावरण या एक परिवेश से ही वो जानता है कि क्या चीज़ नैतिकता है, क्या अनैतिकता है। जो एक समाज में सब कुछ आ जाता है, घर, पास पड़ोस, स्कूल में जो सीखता है वही सामाजिक परिवेश में नैतिक और अनैतिक, इसी को मोरलिटी कहते हैं। इन्होंने कोहलबर्ग ने भी 3 स्टेजें दी, जबकि 3 स्टेजों में भी ऐसे, जैसे हमको कैसे पता है, एक हिंज की कहानी बताते हैं। हिंज नाम का एक व्यक्ति रहती है, जो उसकी बीवी होती है बहुत ही बीमार होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसे एक दवा लिखता है। तो फिर उस डॉक्टर से उसके पास पैसे नहीं होते हैं पर्याप्त। जो हिंज की जो पत्नी बीमार रहती है, तो उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं रहता, तो वो, और जिस डॉक्टर ने वो दवा बनाई उसके पास जब हिंज जाता है, अगर वो दवा मिल जाती तो हिंज की पत्नी ठीक हो जाती। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, उसके पास पैसे बहुत ही कम होते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास इतने कम पैसे हैं, मुझे पैसे दे दो ताकि मेरी पत्नी ठीक हो सके, और उसकी पत्नी वही दवा से ठीक हो सके। इसलिए हिंज ने क्या किया, चोरी कर ली। पर उसको ये पता है कि चोरी करने से हमको सज़ा मिलेगी। ये हिंज की कहानी। अगर हिंज ने चोरी न की होती तो उसकी पत्नी मर जाती। पर कुछ लोग कहेंगे कि हाँ चोरी करना सही बात है, और कुछ लोग इसी में कहेंगे कि चोरी करना गलत बात है। तो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। तो कोई रहता है कि उनको लगता है कि हाँ चोरी किया, अगर चोरी हिंज ने ना किया होता तो उसको दवा ना मिल पाती, तो उसकी पत्नी मर जाती। और उसमें कुछ लोग ऐसे बात कहेंगे कि हाँ चोरी करने से ऐसे सही नहीं, गलत है। इससे जैसे आज अगर ऐसे ही सारे लोग चोरी करने लगे तो क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। और हिंज ने एक ही डिसीजन कर लिया है कि मुझे अपनी पत्नी को बचाना है, मुझे चोरी करना है, तो ये सही है। और ये हिंज से सीटेट में हमेशा पूछा जाता है, हिंज के नाम से ही पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोहलबर्ग, जिन प्याजे, वाइगोस्की और चोम्स्की। इनसे तो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पुटअप होते हैं, बिल्कुल से। इसको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें कहा क्या गया है। तो अब उसी में फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नैतिक दुविधा, जिसे मोरल डिलेमा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मोरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति, नैतिक दुविधा। अब नैतिक दुविधा ये हो गई, सही और गलत के बारे में हम डिसीजन नहीं ले पाते, क्या सही है क्या। हिंज ने क्या किया, उसको
वो सोचता रहा कि एक बार मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और मैं चोरी कर लूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगा, और अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी। तो वो हिंज क्या था, हिंज मतलब इसी में सोचता रहा फिर कि मेरी पत्नी मर जाएगी। तो फिर एक बार उसने डिसीजन कर ही लिया, जिससे वो दुविधा में फंसा था कि सही है या गलत है। उसी में वो फंसा रहा कि अगर चोरी करता हो तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करूँगे तो बीवी मर जाएगी। तो उसके लिए बहुत ही दुविधा थी, वो डिसीजन ही नहीं कर। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का रिश्ता आ गया, मान लीजिए इतने सलमान खान, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, इतने इतने बड़े बड़े रिश्ते आ गए। अब एक लड़की है कि मैं रणबीर कपूर से शादी करूँगी, शाहिद कपूर से शादी करूँगी, सलमान का, सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो एक वो दुविधा में पड़ जाती है ना कि मैं करूँ तो किससे करूँ, अगर सलमान से करती हूँ उससे तो उससे, तो एक दुविधा बनी रहती है। तो इसमें दुविधा बड़े एग्ज़ाम में एक या दो स्थिति में पूछा जाता है, एकदम पक्का ये पूछा जाता है बिल्कुल। इसको आपको ध्यान से पढ़ना, एक एक टॉपिक को सही से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। अब दूसरा इसमें पढ़ेंगे नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। इसमें मतलब हमें अपनी सोच को विकसित करना है। इसमें ये कि हमको सही और गलत का डिसीजन लेना है कि हाँ, हम अपनी सोच को ऐसे विकसित करें कि हम सही व गलत का डिसीजन ले सकें। तो हिंज ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हिंज ने एक डिसीजन ही कर लिया था, हिंज ने डिसीजन कर लिया। मान लीजिए जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने बताया था कि सलमान, रणवीर, शाहिद कपूर का आया था एग्जाम। तो मान लीजिए सलमान खान तो इस समय बूढ़ा हो चुका है और रणवीर कपूर अभी तो जवान था, तो इसलिए उसने डिसीजन कर लिया कि हाँ, मैं रणवीर कपूर के साथ शादी करती हूँ। तो इसलिए अब कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताए गए हैं। कितने? 3। जबकि जीन प्याजे थे उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, और जबकि कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल, उन तीनों लेवल में 2-2 अवस्थाएं हैं, तो मतलब 6 अवस्थाएं हैं। और जो वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसी में से इसको सही से ध्यान से कंसंट्रेट होके पढ़िए, तभी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और 6 स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट कि पहला इसमें प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, 4 से 10 वर्ष। अब ये पूछते हैं कि हाँ, 0 से 4 वर्ष के अवस्था वाले बच्चों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि उन बच्चों को नैतिकता के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, उनको कोई चीज़ का भी नॉलेज है ही नहीं है कि सही गलत का। जो है उनके सामने सब सही है। और जैसे ही बच्चे देखते हैं जिस तरीके, अगर घर के लोग गलत कर रहे हैं तो गलत ही है, उसको ये नहीं डिसीजन कर पा रहा है कि हाँ, ये सही है कि गलत है। अब उसको खिलौना तोड़ना है, कुछ भी तोड़ना है तो तोड़ना है, ये उनको नहीं पता कि हाँ, वो टूट जाएगा, दोबारा नहीं बन पाएगा। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था, इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। ये 4 से 10 वर्ष की ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे को कुछ भी नहीं पता रहता कि क्या सही है क्या गलत है। इस अवस्था में नैतिक तर्क कर दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार है। जैसे घर में कोई चीज़ है, माता पिता भाई बहन अगर नात रिश्तेदार हैं, तो कोई कह दिया हाँ, ये चीज़ सही है तो सही है, तो उनको मानना पड़ेगा। और इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट स्टेज थी उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है दंड आज्ञा पालन उन्मुक्तता, पनिशमेंट ओबीडियंस। क्या है? पनिशमेंट ओबीडियंस, इन ओबीडेंस। इनमें बच्चे की नैतिक
सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होता है। मान लीजिए जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। तो मतलब बच्चे हम सोचते कि हाँ हिंज ने चोरी की तो उसको सज़ा मिलेगी, तो ये सज़ा पे है। तो जैसे आज्ञा पालन, मान लीजिए आज्ञा पालन, मेहमान आया घर में, अगर हम उसको नमस्कार, उसका पैर, उससे नमस्ते कुछ भी मतलब बोलते हैं तो उसे पे हमें शाबाशी मिलती है कि हाँ उसने हमको रिस्पेक्ट दिया है। तो उसको ना हम लोग घर के लोग होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं उसे शाबाशी देते। अगर उसी समय अगर बच्चा है नमस्ते नहीं करता, ना पैर छूता है, ना बोलता है, किसी से कोई मतलब कोई भी घर में आए उसे किसी से कोई मतलब नहीं, तो उसको या तो जाने के बाद कोई बात कहते हैं और उसको सज़ा देते हैं। यही होता है दंड आज्ञा पालन उन्मुखता। इससे पता चलता है कि इसीलिए उन चोरी सज़ा मिलेगी, इसीलिए उसे चोरी। इसमें सेकंड है साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे ही वह खुद भी करेगा। मान लीजिए हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो हम भी उसके, मान लीजिए स्कूल में है बच्चे ने उसकी कॉपी फाड़ दी है तो वैसे ही वो भी फाड़ देगा। अगर बच्चा खेल रहा है उसको मार दिया तो वो भी उसको पीटेगा। एक 100% है कि मतलब इसमें सेकेंड स्टेज में उसमें कि जैसा व्यवहार करेगा हमें वैसा। जैसे मान लीजिए घर के सदस्य हैं, मान लीजिए उससे कोई रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा है तो भी उसी तरीके उससे बात करे। अगर उससे प्यार से बात किया जाए तो भी उसी, तो जैसा व्यवहार वैसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, मान लीजिए एक बच्चा ने रहा दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो वो भी गया उसके क्या कि मैं भी तेरी पेंसिल तोड़ दूंगा। अब इसमें दूसरा स्टेज पढ़ेंगे रूढ़िगत नैतिक स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, जो 10 से 13 वर्ष का होता है। क्या रूढ़िगत, रूढ़ि मतलब एक प्रथा होता है, जैसे रूढ़ि मतलब पहले से चला आ रहा है। जैसे हमारे धर्म बहुत सारे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, हम लोग उसको मानते हैं। तो इसी तरीके रूढ़िगत नैतिक स्तर करने जो 10 से 13 वर्ष होते हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय कर लेता है। तो बच्चा मतलब जैसे रहता है उसी के हिसाब से निर्णय लेना, मतलब वो कहते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, ये करना है, पढ़ना सही है, पढ़ना नहीं भी है तो वो भी मतलब जो वो लोग रहेंगे हम मान लेंगे कि हाँ ये सही है, हमको उन्हीं के अकॉर्डिंग निर्णय। जैसे मान लीजिए घर में गार्जियन है और गार्जियन जैसे कहेंगे कि हमें ये काम करना है, हमें ये चीज़ नहीं करना है, हमें मान लीजिए हम यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और गार्जियन चाहते कि ना करें। अब इसमें आता है फर्स्ट में अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। गुड बॉय अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, मतलब उत्तेजना, गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनने के लिए। मान लीजिए हम एक ग्रुप में रहते, मान लीजिए हम बहुत अच्छा पढ़ते, बहुत पेपर में तैयारी करते, अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, फिर घर में भी आते हमको शाबाशियाँ मिलती हैं भाई के। और दूसरा इसमें पढ़ेंगे कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इनमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इस स्टेज में क्या होता है, इसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, क्योंकि एक कानून, क्योंकि एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई बालक है और उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है
तो उसे ये बताना कि हाँ ये रेड लाइन है, इसको अगर जब तक गाड़ियाँ नहीं निकल जाएगी तब तक उसको नहीं पार करना। अगर उसको पार करोगे तो जैसे तुम्हारे पापा के साथ वैसे वैसे तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। तो उत्तर रूढ़िगत नैतिक पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो 13 वर्ष से ऊपर होता है, इसमें डिसीजन खुद से लिया जाता, ना किसी समाज के जरिए क्या सही है क्या गलत है। इसमें क्या हो जाए, ये 13 वर्ष की जो ऊपर की अवस्था होती है, इसमें खुद से डिसीजन, इसमें किसी की डिसीजन की आवश्यकता ना होती, ना तो समाज की, ना घर के, ना रिश्तेदार के, ना पास के, ना पड़ोस के, किसी के भी मतलब नहीं रहता। जैसे दहेज, आजकल दहेज होता है, दहेज लेते भी हैं, दहेज देते भी हैं। तो ये सब बहुत सारी मतलब ये समाज की बुराइयां हैं। तो मतलब इसको दहेज लेना और दहेज देना ये दोनों हैं। तो ये रूढ़ी चली आई है कि हाँ ये दहेज लेना, आजकल लोग तो दहेज मांगते भी हैं, देते भी हैं। तो ये बहुत सारी बुराइयां हैं जिसे खुद से हमको डिसीजन लेना पड़ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, पढ़ लिख के बहुत अच्छा बन गया, उसके अंदर मतलब ये चीज़ आ गया कि हाँ दहेज लेना गलत बात है, ये अगर दहेज लेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, ये होगा, मतलब ये बहुत सारी इसमें ऐसी बातें। तो ये समाज से नहीं, हमको खुद से डिसीजन लेना कि हाँ दहेज लेना गलत बात है और दहेज देना भी गलत बात है। तो इसको सब हम ध्यान में रखें। ये 13 वर्ष के ऊपर की बात होती है। इसकी भी 2 अवस्थाएं होती है। पहली सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि यह नियम लोगों के भले के लिए होता, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो इस नियमों को तोड़ देना चाहिए, और रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। मतलब ये एक सामाजिक है कि मान लीजिए कोई भी नियम पहले ही बना दिया गया और उस नियम के विरुद्ध मान लीजिए रेड लाइट है और उसमें है तो उसमें किसी के जान बचती तो उस नियम को हम तोड़ सकते हैं, उस नियम को तोड़ सकते जिससे उसके पापा की जान बचे। जैसे हिंज ने क्या किया था, उसको पता था कि हम चोरी करेंगे दवा की तो जेल जाना पड़ेगा, पर उसने बचाने के लिए, अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने क्या कर दी है, उसने चोरी कर ली है। तो हिंज को पता ही था कि हाँ मुझे जेल जाना है। तो वह ये डिसीजन किसी के नियम नहीं, खुद से ही ना चाहिए। और ये सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पढ़ेंगे सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुक्ता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फ़ायदों के लिए अपनी जान भी दे सकती। जैसे भगत सिंह थे, वो दूसरों के भी, उनको खुद था कि हमें कोई नहीं, हमको आज़ादी चाहिए, बस हो गया। उन्हें ये नहीं फिक्र थी कि हाँ हम मर जाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, हम नहीं पाएंगे। अहिंसा उनका, गांधी जी कहते कि अहिंसा करो, तो उसका ये कहना था कि कैसे भी हो हमको आज़ादी चाहिए तो चाहिए। भगत सिंह का यही वसूल था कि मुझे आज़ादी चाहिए, कैसे, मार से, गोली से, किसी भी तरीके से हमको आज़ादी चाहिए।